हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल में। आज मैं एक मज़ेदार मानववाद एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जहाँ एक लड़की दर्द से मरने के बाद फिर हो जाती है जिंदा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, दो जुड़वा बच्चे थे जो रत्न जैसी आंसू बहाते थे, यानी कि डायमंड। बड़ी बहन दुख से रो पड़ी। छोटी बहन खुशी से रो पड़ी। बहते आंसुओं में एक रहस्यमय शक्ति भीतर निवास करती है। हर कोई उन्हें चाहता था पाना। एक चमचमाती हुई नीली डायमंड हमें दिखाया जाता है, और एक चमकदार चांदनी की रात जहाँ एक टावर के अंदर एक लड़की बैठी हुई होती है, जिसकी पूरा शरीर जख्मों से भरी हुई और वो जंजीरों से बंधी हुई होती है। उसकी चारों ओर नीली डायमंड पड़ी होती है। वो अपनी शक्तियों को कोसते हुए रो रही होती है। मैंने ये कभी नहीं चाहा। कोई उसकी बाल खींचता है, उसकी आंखों से आंसू गिरते, उसकी आंखों के आंसू डायमंड में बदल जाते हैं। वो बहुत ज्यादा रोती है और कहती है कि उसे मारा ना चाहिए। वहाँ एक आदमी खड़ा होता है जो उसे मारने के बाद अपने हाथ रुमाल से पोंछ रहा होता है और कह रहा होता है कि इंग्रेंड ओनिसमा। वो मुड़कर उसकी तरफ देखती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वहाँ पर एक लड़की आती है जिसके पिंक बाल होते हैं, पिंक आंखें होते हैं, स्माइल करते हुए देख रही होती है। उसका नाम होता है कॉर्नेरिया। वो धीरे से आकर रोती हुई लड़की के पास बैठ कर कहती है, क्या आपका कर्तव्य ठीक चल रहा है? नीली बालों वाली लड़की, जिसका नाम अभी हमें पता चला था, अनीसा माँ कॉर्निया से कहती है, कॉर्नेरिया, मैं पहले से ही ऐसी हूँ। कॉर्नेलिया कहती है, इस तरह की चीज यह हाउस रेंडल के लिए एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है। इतना स्वार्थी मत बनो ओनिसमा। हंसते हुए, अनिसमा, अपना सर्वश्रेष्ठ करो। अनिसमा मन ही मन सोचती है, क्या यह मेरी गलती है? आंसू बह रहे होते हैं उसके। कॉर्निया कहती है, क्योंकि पिताजी जल्द ही यहाँ आएंगे। अनिसमा सफाई जरूर करे। वो उसके हाथ में कुछ डायमंड थमाते हुए कहती है, वह पहले से ही अपने रास्ते पर है। अनिसमा शौक, पिता आ रहे हैं? वह खुद से कहती है, उसी ने मुझे यहाँ बंद कर रखा है। एक पिता जो सालों से अपनी बेटी से मिलने नहीं आया, लेकिन क्यों? मैं सोचने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। उसकी आंखों में दर्द की आंसू बह रहे हैं और उसकी हाथों में एक नीली डायमंड होती है। वह उसे कंज्यूम करती है तो धीरे धीरे उसकी शरीर होता है वो सुंदर हो जाता है। हम देख पाते हैं कि वो चमक रही है, चमकते चमकते वो सुंदर हो जाती है। वो उससे कहती है, दर्द दूर हो जाता है। वो डायमंड की तरफ देखती है जो धीरे धीरे अपना रंग बदल लेता है। कुछ ही देर बाद कॉर्नेलिया देखती है कि उसके पिता आ चुके हैं। वो दौड़ के जाकर उनसे गले मिलती है और बहुत ज़्यादा खुश दिख रही होती है। पिता जब वहां आकर कहते हैं कि आपने अपना अभिवादन खत्म कर लिया है कॉर्निया। कॉर्निया हंसते हुए, हाँ पिताजी। पिता कहते हैं, पोशाक कपड़े गंदी हो जाएगी कॉर्नेलिया। कॉर्नेलिया, पीछे रहो। आगे बढ़ते हुए अनिसमा पुकारती है, पिता। पिता गुस्से की नज़र में कहते हैं, चलो इसे ख़त्म करते हैं। इंग्रिड। अनिसमा सोचती है, बिल्कुल नहीं। क्या वे मुझे यहाँ से बाहर जाने देंगे? वो पूछती है, क्या सच में? ये सच है पिताजी। पिता जो डायमंड उठाते हुए कहते हैं, हाँ, मुझे ऐसी बेकार चीज़ें करना बंद कर देना चाहिए। यह कोई साधारण गहना नहीं है। इन सभी रत्नों के अंदर प्रबल शक्तियाँ हैं। वो डायमंड को फेंकते हुए कहता है, लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। हम एक लकड़ी कटने वाला कुल्हाड़ी देखते हैं। अनिसमा के पिता के पीछे कोई खड़ा होता है। पिता कहते हैं, तुम्हें गहनों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है ना अनिसमा? सबसे सुंदर डायमंड का जन्म कब होता है? अनिसमा घबरा जाती है, हकलाती हुई कहती है, पिता, वह इंसान क्या? वह इंसान अनिसमा को बालों से पकड़कर खींचता है और उसे ज़मीन पर जोर से पटक देता है। पिता जब वहाँ पर खड़ा होता है, निर्दयी तरीके से कहता है, आपके मरने पर जो आंसू गिरेंगे,
आपके मरने पर जो आंसू गिरेगा वो सबसे मजबूत डायमंड होगा। अनीसमा उस आदमी की पैरों के नीचे होती है, जंजीरों से जकड़ी हुई। पिता आगे कहता है, पीढ़ियों से यही होता आया है। हमें यहाँ पर नीली, काली और लाल डायमंड दिखाए जाते हैं। पिता कहता है, इसके अलावा आपके आंसू बाकी सभी के आंसुओं से ज़्यादा शक्तिशाली हैं। निर्दयी तरह से वो आगे कहता है, हाउस रेंडल की समृद्धि आप पर निर्भर है। अनीसमा हकलाते हुए कहती है, पिता पिता, क्या मैं पिताजी की मदद कर रही हूँ? अब से मैं और भी ज़्यादा रोऊंगी, मैं दर्द सह लूंगी। ये कहते हुए उसकी आंखों से बहुत सारे मोतियाँ गिरने लगते हैं। मैं पिता के लिए ज़्यादा सहायक बनना चाहती हूँ। हम कॉर्निया को देखते हैं जो अपने पिता की बाह खींचती है और पिता की प्यार पाने के बाद मुस्कुराती है। पिता जो निर्दयता से कहते हैं, अगर आप अपने परिवार की परवाह करते हैं तो चुपचाप वही करें जो मैं कहता हूँ। अनीसमा रोते हुए नहीं चिल्लाती है। वह आदमी उसे पटक देता है। हम अनीसमा की आंखों से गिरते डायमंड्स को देख पाते हैं। वो आदमी कहता है, क्या मैं उसे बैग में रख सकता हूँ? पिता जो निर्दयी है कहता है, नहीं, यह ठीक है। यह एक समस्या होगी यदि आंसू कपड़े में समा जाए और गहने में ना बदल जाए। मरना। और हम अनीसमा को बस रोते हुए देख पाते हैं, जो सोचती है क्यों, और ये क्यों कहते हुए वो देखती है कि कॉर्निया मुस्कुरा रही है। हम भी उसे मुस्कुराते हुए देख पाते हैं। अनीसमा उसकी होठों पे मुस्कुराहट देखकर खुद से पूछती है, वह क्यों मुस्कुरा रही है? उसकी चेहरे पे हताशा, आंखों में आंसू। गिरते बूंद एक लाल डायमंड में बदलता है जो कि बहुत ज़्यादा रोशनी बिखर रहा होता है और चमक रहा होता है। टावर के ऊपर एक लाल रोशनी चमकती है और बताया जाता है, वह मेरी पहली मौत का दिन था। समय पीछे चला गया, लेकिन जब मुझे इसका एहसास हुआ तो मैं पहले से ही टावर में कैद थी, मौत की यादों से पीड़ित। पहले तो मैंने सोचा कि यह एक सपना है, लेकिन फिर भी मुझे मेरे परिवार की खातिर मार दिया गया। वह यहाँ पर डर जाती है, उसका फिर से पुनर्जन्म हुआ। वो कहती है, बार बार, हर बार मैं थोड़ा अलग तरीके से मरी, लेकिन क्रूरता रुकी नहीं। आंखों में आंसू बह रहे हैं, हर बार मैं आंसू बहाती हूँ। आखिरी डायमंड की शक्ति से मैं वापस लौटती हूँ। अगर इसकी कोई इच्छा नहीं है। वो रो रही है बैठकर। कॉर्निया उससे मिलने आती है। वो खुद से कहती है, इस शक्ति के कारण मैं मर नहीं सकती। बहते आंसू के साथ वो अब भी सोच रही है, पहले से ही काफ़ी। अगर तुम मुझे मारना ही चाहते हो तो ठीक से मारो। यहाँ पर फिर कॉर्निया मुस्कुराती है, हंसते हुए आगे बढ़ती है और कहती है, मैं अपने अनीसमा के साथ अकेले रहकर बहुत खुश हूँ, क्योंकि जब मैं किसी ऐसी इंसान के साथ होती हूँ जिसे उचित बिहेवियर करना होता है, यह बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। हम अनीसमा को देखते हैं जो कि रोते हुए कॉर्निया की तरफ देख रही होती है। सोचती है, मज़ा। कॉर्निया कहती है, पिताजी मेरी हर बात सुनेंगे। जब मैंने उसे बड़ी बहन के बारे में बताया, वह तुरंत मदद करने के लिए खुश था। अब अनीसमा पूछती है, क्या कहा आपने? क्या? कॉर्निया उसकी गालों को पकड़ती है, कहती है, ऐसा लगता है कि यह दर्द कर रहा है अनीसमा, और अपने नाखून से अनीसमा के चेहरे पर खरोच देती है। कॉर्निया अनीसमा की बहुत ज़्यादा नज़दीक जाकर कहती है, जब मैं अनीसमा को दर्द में देखती हूँ तो मुझे खुशी होती है। उसकी आंखों में चंचल खुशी और होठों में भी मुस्कुराहट होती है। आगे कहती है, भले ही हम जुड़वा हैं। अनीसमा ने और भी खूबसूरत आंसू बहाए। भले ही आप सिर्फ रो रहे हो। इसीलिए मैंने पिताजी से कहा, मौत का डायमंड सबसे शक्तिशाली है। अनीसमा रोते हुए हकलाते हुए कहती है, यह झूठ है कॉर्निया। कॉर्निया उसकी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंसती है, जिससे उसकी आंखों से खुशी की आंसू गिरते हैं और गोल गोल लाल डायमंड गिरने लगते हैं। वह हंसी के साथ कहती है, अनीसमा, वह चेहरा सबसे अच्छा है। उसकी आंखों से गिरती डायमंड भी हम क्लियरली देख पाते हैं।
अनीसमा कहती है बड़ी बहन दुख में रोती है, छोटी बहन खुशी में रोती है। कौर्णिया अनीसमा के पीछे बैठते हुए हास्यास्पद तरीके से कहती है, मेरी खुशी के लिए कृपया मर जाओ। मुझे आपसे नफरत है बड़ी बहन। बताया जाता है मैंने सोचा कि कम से कम मैं अपने परिवार के लिए मारा गया। तभी किसी की पाँव दिखाए जाते हैं जो एंट्री करते ही कहता है कि आपने अपना अभिवादन ख़त्म कर लिया है कौर्णिया। कौर्णिया भी कहती है पिता। अनीसमा मन ही मन सोचती है, अगर आप यह नहीं जानते कि यह ज़िंदगी बार बार दोहराया जाता है, क्या मैं हर बार तुम्हारे स्वार्थ से मारी गई कौर्णिया। मैं एक बेवकूफ़ हूँ। कितने साल मैंने इस मीनार में बंद रहकर बिताए हैं, बस पशुधन के रूप में जीवित रखा गया। अभी भी अपनी मौत के लिए उचित कारण की तलाश में है। कौर्णिया मेरी छोटी जुड़वा बहन। उसके कंधे पे कुल्हाड़ी चमक रहा है। हम कौर्णिया को मुस्कुराते हुए देखते हैं एक अजीब तरीके से। फिर से यहाँ पर अनीसमा कौर्णिया का नाम पुकारती है और कहती है, मैं भी तुमसे नफरत करती हूँ, इससे भी ज़्यादा। लाल डायमंड फिर से चमकता है। अनीसमा मुस्कुराते हुए खुद से कहती है, मुझे इन अनचाहे आंसुओं के लिए दुख है। फिर से टावर चमकता है और हमारी अनीसमा फिर से पुनर्जीवित होती है। वह खुद को देखती है हाफते हुए और कुछ डायमंडों को देखती है। आंखों से आंसू उसके बह रहे हैं। वो गहरी निगाहों से देखती है, एक डायमंड को उठाती है और उससे हम देख पा रहे हैं कि यह डायमंड काली होती है। उससे वो अपने जंजीरों को खोल लेती है। धीरे धीरे वो अपने पैरों की जंजीरों को भी गायब कर लेती है। अपने चेहरे से डायमंड को लगाती है, उसे अवशोषित करती है। देखते हैं कि धीरे धीरे उसका शरीर सुंदर हो चुका है। वह एक प्यारी सी अंगड़ाई लेती है और सो जाती है, ये सोचते हुए कि लगता है आज मैं अच्छी नींद ले पाऊंगी। उसकी होठों पे मुस्कुराहट होती है। वो सुकून की नींद सोती है। इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके पास रहस्यमयी शक्तियाँ हैं, जो लोग रत्न जड़ित आंसू बहाते हैं, जो लोग आग में हेर फेर करते हैं, जो लोग भविष्य पढ़ते हैं। जिन लोगों के पास ये क्षमताएं होती है उन्हें जादूगर कहा जाता है। हालांकि जादूगरों की संख्या बहुत कम है। यहाँ तक कि जादूगरों के परिवार में भी हर पीढ़ी अधिकतम एक या दो कोई शक्तिशाली जादूगर परिवार कुलीन है और अपने खुद के क्षेत्रों का प्रबंधन करते हैं। हम किसी को दरवाज़ा लात मारते हुए अंदर आते हुए देखते हैं। ये एक मेड होती है जो अंदर दाखिल हुए कहती है, आप कितनी देर सोने वाले हैं, अब उठो। उसकी हाथ में रोटी, एक प्याला और एक पानी का मग दिखाई देता है। अनीसमा उठती है, अपने चेहरे को छूते हुए खुद से कहती है, आम तौर पर मुझे यहाँ खड़ा किया जाता है और वह यह देखने के लिए जांच करेगी कि क्या मेरे पास कोई छुपा हुआ डायमंड है। वो याद करती है पुरानी यादों को, जहाँ नौकरानी उसे धमका रही है और वो डरी हुई है। वो झाड़ू से उसे मार रही है। आम तौर पर मुझे दोषी ठहराया जाता है और पीटा जाता। नौकरानी की होठों में मुस्कुराहट, आंखों में अश्लीलता होती है। कभी कभी वह मुझे मारने का नाटक करती और जब मैं डर जाती तो वह हंसती। मैं 6 साल से इस टावर में कैद हूँ, ज्वेल ड्राफ्ट्स के हाउस रेंटल में। वर्तमान में जिनके पास क्षमता है, मैं और मेरी छोटी जुड़वा बहन कौर्णिया ही है। बचपन में हमेशा रोती रहती थी। कौर्णिया हमेशा मुस्कुराती हुई दिखती थी। हालांकि सच में याद नहीं है। उसे सोचता हुआ देख नौकरानी शॉक हो जाती है और चिल्लाकर कहती है, आप क्या कर रहे हो। तीखी निगाहों से कहती है, आप सचमुच उदास है लेडी। कौर्णिया के विपरीत हमारी अनीसमा अब भी सोच रही है पिता के बारे में बताती है। पिता बस स्वर्ग दूत जैसी बहन से प्यार करते हैं और मुझे रोने पर मजबूर कर दिया, जैसे सोने का अंडा देने वाली सुनहरी मुर्गी। फिर भी जब माँ जिंदा थी तो मैं हवेली के अंदर आज़ादी से घूम सकती थी। 6 साल पहले माँ एक महामारी से मर गई और मैं उसके साथ मर गई। जो आंसू मैंने बहाए
सार्वजनिक रूप से इन्हें कॉर्निया द्वारा बहाए गए आंसू के रूप में दिखाया गया। लोगों में उसकी लोकप्रियता बढ़ती गई। लेकिन कॉर्निया के रत्न जड़ित आंसू जब मेरी तुलना की जाती है जैसे कच्चे थे। नौकरानी अनीसमा को सोचते हुए देखकर गुस्से में चिल्लाकर कहती है, क्या तुम सुन रहे हो? अरे बेवकूफ, अब खड़ा हो जाओ। झाड़ू लेकर जोर से आगे बढ़ती है और चिल्लाकर अनीसमा को पकड़ लेती है और खींचते हुए कहती है, सच में मैं हर सुबह इस टावर के शीर्ष पर चढ़ती हूँ डायमंड इकट्ठा करना जो मेरे है ही नहीं, इसीलिए तुम्हें उचित बिहेवियर नहीं करना चाहिए। अनीसमा मुंह झटकते हुए कहती है, बकवास। उसके यह शब्द सुनकर नौकरानी शौक। अनीसमा कहती है, तो फिर तुम्हें अब और नहीं आना चाहिए। जिसे नौकरानी झाड़ू उठा लेती है और गुस्सा दिखाने लगती है। अनीसमा अपने काली डायमंड को उसकी झाड़ू पर लगाती है। धीरे धीरे झाड़ू हवा में धूमिल हो जाती है। नौकरानी ये शौक होकर देखती और कहती है, झाड़ू राख में बदल गई। अनीसमा नौकरानी को डायमंड आगे करते हुए डराती है और कहती है, क्या आप भी राख बनना चाहते हैं? नौकरानी उसकी धमकी से घबरा जाती है और हकलाते हुए कहती है, नहीं। अनीसमा फिर कहती है, तो फिर क्या अब आप मेरा अनुरोध सुनने को तैयार है? नौकरानी घबराती हुई और हकलाती हुई हाँ कहती है। अनीसमा अपने कपड़ों को खींचते हुए कहती है, मेरे लिए कुछ अच्छे कपड़े लाओ, मैं ये चीतड़े पहनकर बाहर नहीं जा सकती। अपने बालों को झटकते हुए इसके अलावा एक गर्म स्नान भी तैयार रखे, जिसके बाद मैं जा रही हूँ। नौकरानी हकलाते हुए पूछने लगती है, लेडी अनीसमा को कमरा नहीं छोड़ना चाहिए। हमारी नायिका डायमंड आगे करते हुए कहती है, क्या तुम राख बन जाओ? क्या आपको डांटा जाएगा? अपनी पसंद का कोई एक रास्ता चुने। अनीसमा नौकरानी से कहती है। टावर से चीख सुनाई देती है, मैं अभी तैयारी करने जाऊंगी। ये नौकरानी की चीख होती है। कुछ देर बाद हमारी नायिका एक नई सुंदर कपड़े में मन ही मन कहती है, कॉर्निया के कपड़े जैसा कि एक जुड़वा से अपेक्षा की जाती है, यह पूरी तरह से फिट बैठता है। नौकरानी डरी हुई पास खड़ी और उसके पास से हमारी अनीसमा गुजरती है। वो चलते चलते एक महल के सामने आ जाती है और हम उसे बहुत सुंदर देख पाते हैं। वो दरवाज़ा खोलती है। अंदर की नौकरानियाँ आवाज़ सुनकर देखती है, क्या यह तो बड़बड़ाहट चलने लगती है। लेडी इनग्रीड, एक नौकरानी जो सारी नौकरानियों की हेड होती है, वो आगे बढ़ती और कहती है, आप किस बात पर परेशान हो रहे हैं? दूसरी कहती है, हेड लेडी। वह आँखें सिकोड़ लेती है और मुंह बनाते हुए उनकी तरफ देखती है। वह देखती है कि अनीसमा जा रही है तो वो हेड मेड शॉक हो जाती है। वो दौड़ कर जाती है और अनीसमा को रोक लेती है और कहती है, तुम टावर से नीचे क्यों आए? क्या किसी ने आपको ऐसा करने के लिए कहा था? वो अनीसमा पर रौब झाड़ने लगती है। अनीसमा मन ही मन कहती है, पहले मैं इस इंसान से बहुत डरती थी। याद करती है जब मुझे उस फूहर के खिलाफ दबाया गया जो वह चिमनी से लाई थी। सारी रात दर्द होता रहा और मैं सो नहीं सकी। वो उसकी तरफ से जाने लगती है, हेडमेड को इग्नोर करते हुए। पहले से ही पुरानी यादें ताजा हो रही है। हेडमेड उसे रोक लेती है, चिल्लाकर, रुको। वो हेडमेड की हाथ झटक देती है, जिससे हेडमेड हक्का बक्का रह जाती है और बस उसे ही देख रही होती है। अनीसमा चमकते हुए कहती है, हटो, मुझे कुछ करना है। फिर वो कहती है, क्योंकि मुझे कुछ काम है। हम यहाँ पर कॉर्निया को देखते हैं जो अभी अभी नींद से जागी जमाई ले रही होती है। वो ऊपर से देखती है। वो ऊपर आकर खड़ी होती है और कहती है, अरे आज मैं जो कपड़े पहनने की प्लानिंग बना रही थी वह अच्छी नहीं लग रही है। वो देख पाती है कि नीचे हेडमेड अनीसमा को रखे हुए है और बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रही है और अनीसमा भी उसे देख रही है। कॉर्निया चौंक जाती है और सोचती है, अनीसमा टावर से नीचे क्यों आई? वह धीरे से सीढ़ियों से आने लगती है। आते हुए कहती है, अनीसमा तुम यहाँ क्यों हो? नौकरानी आगे बढ़ती और कहती है, लेडी कॉर्नेरिया, रुको, यह मेरी कपड़े हैं। कॉर्नेरिया शौक होते हुए कहती है,
अनिसमा, क्यों? आज एक महत्वपूर्ण अतिथि आ रहे हैं, इसलिए यह मेरे लिए विशेष रूप से तैयार किया गया था। नौकरानी आगे बढ़ती है, घबराते हुए कहती है, उदास मत हो लेडी कॉर्नेरिया। हेडमेट फुसफुसाते हुए कहती है, उसने अपनी छोटी बहन के कपड़े चुरा लिए, कितना अश्लील। अनिसमा बीबी चुप, कुछ ना कहते हुए बस देख रही है। हेडमेड चपलूसी करते हुए कहती है, मैं युवती की पोशाक लाऊंगी, इस चोट से तुरंत पीछे हटो। अनिसमा मन ही मन तराते हुए सोचती है, यह कपड़े और सब कुछ सब मेरे आंसुओं से खरीदे गए धन है। वो फिर कहती है, मैंने तुमसे कहा था कि आगे बढ़ो। हेडमेड भड़क जाती है गुस्से से और चिल्लाकर कहती है, आप इसे अभी बंद करो, माहौल शांत और ठंडा दिख रहा है। अनिसमा थोड़ी सी टेढ़ी होकर सोचती है, अगर इतने सारे लोग हैं, यह उन्हें दिखाने का सही समय है। हेडमेड उसे फिर से पकड़ लेती है और चिल्लाती है, मैं मास्टर को सूचित करूंगी। अनिसमा कहती है, आह क्या ऐसा है? वह एक झूमर पर अपनी डायमंड रखती है। हेडमेड मुंह बनाते हुए कहती है, काला हीरा। बड़े ही मैं ऐसी चीजों से डरती हूँ। देखते ही देखते वहां पे जो फ्लावर पट वो गायब होने लगता है। अनिसमा कहती है, काले हीरे की रहस्यमय शक्ति बस जबरदस्ती है, लेकिन यह बस दूसरों के लिए ही सच है, मेरे लिए नहीं। हम देख पाते हैं कि वहां रखे फ्लावर पॉट धीरे धीरे गायब हो जाता है। हेडमेड और कॉर्नेरिया दोनों ही घबराए हुए देख रहे हैं। हम अनिसमा को चमकते हुए देखते हैं और उन दोनों को डरते हुए। हेडमेड घबरा कर जमीन पर बैठ जाती है और बाकी नौकरानियां घबराते हुए कहती है, फूलदान राख हो गया, डरावना। रत्न जड़ित आंसू उनका इस्तेमाल बस वही इंसान कर सकता है जिसके वो मालिक है, यही उनकी विशेषता है। वो फिर डायमंड को उंगली से फेंकते हुए कहती, आप जिस किसी को भी चाहे उसे बता सकते हैं और यहाँ बुलाकर यह महसूस करवा सकते हैं। उसकी डायमंड उड़कर कॉर्नेरिया के पैरों के आगे गिरती है तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और चिल्लाती है। अनिसमा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ती है। वो चलते चलते सीढ़ियों से उठती है। उसे जाता हुआ कॉर्नेलिया और हेडमेड घबराते हुए देखते हैं। हम कॉर्नेलिया के मुंह पर चिड़चिड़ापन देख पाते हैं। अनिसमा की जाने के बाद मेड कहने लगते हैं, मैं गुरु को कैसे समझाऊंगा, मैंने ऐसी रहस्यमय शक्ति कभी नहीं देखी। यहाँ पर कॉर्नेलिया पीड़िता की भूमिका निभाते हुए कहती है, वह डरावना था। नौकरानियां उसे संभालने लगती है। एक नौकरानी उसके पास आकर कहती है, क्या आप ठीक है लेडी कॉर्नेरिया? लेडी कॉर्नेरिया, अरे उसे लेडी कॉर्नेरिया के करीब मत आने दो। जाते हुए हमारी अनिसमा उनकी फुसफुसाहट, उनकी बातें सुन पाती है कि हम आपके साथ है लेडी कॉर्नेरिया। अनिसमा मन ही मन कहती है, कॉर्नेरिया बस एक ही प्रकार का रत्न डाल सकती है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसकी क्षमता मुझसे भिन्न है। उसके रत्न की शक्ति को प्रलोभन कहा जाता है। मैं भी यही सोचती हूँ कि मैं और बाकी सब लोग प्रलोभन में थे, क्योंकि यह उन लोगों के लिए बेहतर काम करता है जो उसे पसंद करते हैं। यह मैं अपनी बार बार हुई मौतों के कारण जान पाई। कैसी विडंबना है। वो चलते चलते जा रही होती है, संकट होता है और हम एक लड़के को देखते हैं जो चाय पी रहा होता है। वो पीते हुए शौक हो जाता है और कहता है, मुझे हैरानी है क्या हो रहा है। वो चाय की कप नीचे रखता है और जल्दी से जाकर एक नौकरानी से पूछता है, यह क्या है, यह शोर गोल वाला लग रहा है। नौकरानी कहती है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वह लड़का कोई राजकुमार होता है जो मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, क्या कुछ और है? नौकरानी घबराते हुए कहती है, नहीं, मैं हर बात के लिए क्षमा चाहती हूँ, क्या आप कृपया कमरे में वापस जा सकते हैं? ये कहते हुए दौड़ने लगती है और कहती है, कृपया मुझे क्षमा करें। लड़का मुस्कुराते हुए सोचता है, लगता है कि कुछ दिलचस्प हुआ है। वो गुनगुनाते हुए आगे बढ़ता है। हम अनिसमा को देखते हैं जो जा रही होती है और जाते जाते उसकी नज़र एक दरवाजे पर पड़ती है जहाँ वो हाथ रखती है और कुछ सोचती है। वह यहाँ है। वह दरवाजे की नोक खींचती है और दरवाज़ा खोल कर वह खड़ी हो जाती है, कहती है, इस बार मैं खुद को बचा लूँगी। वो आगे बढ़ती है। हम एक मेड को देखते हैं जो कि दर्द में तड़प रही है।
वह उस मेड को गौर से देखती है और सोचती है, चाहे मैं इसे कितनी बार भी देखूं, यह बहुत अनुचित है। जब मुझे नहीं पता था कि समय को पीछे भी लाया जा सकता है, एक नौकरानी जो अभी अभी हवेली में आई थी, एवी को बुलाया गया। इस नौकरानी का नाम एवी होता है, जो आगे बढ़ती है और कहती है, लेडी इंग्रेड, यह आपका खाना है। अनिसमा उस समय सोच रही होती है, कल की पिटाई से मेरा गाल दुख रहा है। एवी कहती है, क्या आप खाना नहीं खाएंगे? अनिसमा जवाब देती है, अगर तुम इसे खाना चाहो तो मैं तुम्हें दे दूंगी। एवी फिर दुख में कहती है, आपको खाना जरूर खाना चाहिए लेडी इंग्रेड, तुम कल रात बहुत रोए थे, है ना? वो डायमंड, उसके हाथों में हम कुछ डायमंड को देख पाते हैं। वो उन्हें ज़मीन पर रखते हुए कहती है, इसलिए आपको उचित तरीके से खाना चाहिए। वो टावल को आगे बढ़ाती है। यहाँ पर मैं बता दूं कि अनिसमा की दो नाम है, एक अनिसमा और एक इंग्रेड। तो इंग्रेड नाम को लेने में मेरे को थोड़ा दिक्कत है, इसलिए मैं अनिसमा कहूँगी। तो आप लोग याद रखना कि इस लड़की के दो नाम है जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोग इस्तेमाल करते हैं। नौकरानी मुँह पोंछते हुए कहती है, आप पीले हो जा रहे हैं। वो उसे बहुत लाड प्यार करती है, जिससे अनीसा माँ को बहुत अच्छा लगता है। उसने गहने एक तरफ रख दिए और मेरी प्रति दयालु थी। एवी कहती है, मुझे दुख है कि मेरे पास पहुंचने के लिए बस एक एफरन है। ओह, यहाँ पर वो रुमाल नहीं बल्कि उस नौकरानी की कपड़ा होता है। अनीसा माँ सैफरन को पकड़ती है और कहती है, शुक्रिया, बस इसी बात से मेरा दिल हल्का हो गया। वो दोनों एक साथ बैठते हैं। वह रत्न संग्रह करती के रूप में काम करती रही और अक्सर मुझसे मिलने आती थी। उसने मुझे कभी नहीं मारा और मुझसे बात भी की। हंसते हुए ये भी कहती है, इसलिए मेरी बहन मेरे गृहनगर में है। उनका नाम जम्मा है और वह बहुत दयालु है। वह लेडी ग्रीड की उम्र की ही है। उसकी बातें सुनकर अनीसा माँ को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होती है। एवी कहती है, इसलिए जब लेडी ग्रीड की तबीयत ठीक नहीं होती तो मुझे दुख होता है। क्या यह सोचना अपमानजनक है कि आप मेरी बड़ी बहन की तरह है? नहीं, यह नहीं। उनकी बातचीत बाहर खड़ी कॉर्नेलिया सुन रही होती है। वह एक अजीब सी स्माइल पास करती है। यदि एबी पर्याप्त रत्न कर्तृत्व नहीं कर पाती, हो सकता है कि उसे आभूषण संग्रहकर्ता के पद से हटा दिया जाए। इसलिए मुझे आधी रात को दुखद बातें याद आई और मैं रो पड़ी। मैंने गहने तैयार कर लिए, लेकिन गहने यानी कि डायमंड। उसके बाद एबी कभी वापस नहीं आई। मैंने टावर पर आई नई नौकरानी से पूछा। नौकरानी चिल्लाई, आपका परेशान करने वाला चेहरा, मैं इसे देखकर परेशान हूँ, और झाड़ू से मारने लगी। न केवल मुझे कुछ नहीं बताया गया बल्कि मुझे पीटा भी गया। मुझे हैरानी है कि क्या एबी घर वापस चली गई। हालांकि मैं उन दिनों में वापस आ गई हूँ जब दूसरी नौकरानी ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया था। मैं यह सहन कर सकती हूँ अगर मुझे उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा याद रहे। वह दीवार से चिपकी हुई अपनी ख्यालों में डूबी हुई। अगर एवी अपनी दयालु बड़ी बहन के पास लौट आई तो यह अच्छा है। यही मैं तब तक सोचती रही जब तक कि एक कॉर्नेलिया आती है, पुकारती है, बहन इंग्रेड। वो चौंक कर देखती है। कॉर्नेलिया मुस्कुराते हुए, मैं खुशखबरी लेकर आई हूँ, मुस्कुराते हुए कहती है। अनिसमा चौक, अच्छी खबर। हम देख पाते हैं कि एक गार्ड के कंधे पे एक कपड़ा है और कॉर्नेलिया मुस्कुरा रही है। अनिसमा यह देखकर बहुत ज़्यादा शॉक होती है। वह आदमी एबी को ज़मीन पर फेंक देता है और एबी हाफ रही होती है, जिससे कॉर्निया खुश हो जाती है। कहती है, वह बच्ची, वह जल्द ही अनिसमा बीमारी से मरने वाली है, इसलिए मैंने सोचा कि तुम दोनों को मिलवा दूँ। क्योंकि तुम दोनों अच्छे दोस्त हो तो मैं उसे यहाँ ले आई। वह उसे एक लात भी मारती है। अनिसमा उसे उठाती है। उसकी आंखों में निराशा दिख रही होती है। अगर ऐसा ही चलता रहा वह सचमुच मर जाएगी। मन ही मन अनिसमा सोचती है। वह दर्द से कांप रही होती है। वो कौर्निया से कहती है, कौर्निया, उसकी दवा का क्या हुआ? कौर्निया मजाक में कहती है, एक लाइलाज छोटी बच्ची को क्या चाहिए? यहाँ पर एवी हाफते हुए रो रही होती है।
और उसकी आंखें धीरे धीरे धुंधली हो रही होती है। अनिसमा हैरान है। वो चिल्लाकर कहती है, प्लीज कॉर्निया, उसे डॉक्टर को दिखाने दो। वो बहुत ज्यादा रोती है और जोर जोर से कहती है उसके गृहनगर में उसकी एक बड़ी बहन है। यदि यह रत्न है तो मैं आपको उतना ही दूंगी जितना आप चाहोगे। तो प्लीज। वो रो रही होती है। उसकी आंखों से गिरती आंसू डायमंड में तब्दील हो रही होते हैं। कन्या मजाक उड़ाती हुई कहती है, हमारा घर बड़ा है, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा नौकरों की जरूरत है। यह सुनकर अनिसमा थोड़ी खुश होती है और पूछती है, तब? इस समय में बेवकूफ, जो अभी भी कॉर्निया के प्रलोभन से प्रभावित थी, सोचती थी कि मीठा कॉर्निया गरीब एवी की मदद करेगी। मुझे सचमुच इस पर विश्वास था। कॉर्निया मुस्कुराई और कहा, तथापि अनिसमा उसे समझाने की कोशिश करती रही। मगर कॉर्निया ने जवाब दिया, यह दुखदायक है लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है, और मुस्कुराई क्योंकि वह पहले ही मर चुकी है। उसके होठों में मुस्कुराहट और आंखों में चंचलता दिखाई दे रही होती है और अनिसमा शौक बैठी हुई होती है। वो एवी की तरफ देखती है जो धीरे धीरे आंखें बंद कर रही होती है। अनिसमा सवाल करती है, तुम सांस क्यों नहीं ले रहे हो? यह एक झूठ है, सही है? एवी और रो रही होती है। उसके आंसू से बहुत सारे डायमंड नीचे गिर रहे होते हैं, कुछ लाल कलर के तो कुछ नीली कलर के। बेचारी अनिसमा। कॉर्निया धीरे से उसके पास जाकर यह बात कहती है, एबी को मेरी वजह से मरने के लिए छोड़ दिया गया। वर्तमान में लौटते हुए अनिसमा सोचती है, उस समय अगर मुझे पता होता कि डायमंड का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। उसकी आंखों से एक बूंद आंसू के साथ एक डायमंड गिरता है। देखते देखते बहुत सारे डायमंड उसके हाथों में इकट्ठा हो जाती है। हम एबी को दर्द में तड़पते हुए देखते हैं। अनिसमा उसके पास जाती है और उसकी मदद करने की कोशिश करती है। इस बार मैं आपकी मदद करूंगी। देखते देखते रोशनी चारों ओर फैलने लगता है। एबी उन डायमंड को कंज्यूम कर लेती है और स्वस्थ दिख रही होती है। कुछ देर बाद वो अपनी आंखें खोलती और कहती है, लेडी इंग्रिड, तुम यहाँ क्यों हो और उस टावर पर नहीं? अनिसमा मुस्कुराते हुए जवाब देती है, जब सब ठीक है एवी, सब ठीक है एवी। एबी उसे देखते हुए मन ही मन सोचती है, ओह लेडी इंग्रिड, उसका माहौल अलग है। अनिसमा सोचती है, वह अभी अभी बीमारी से ठीक हुई है लेकिन उसे यहाँ छोड़ना खतरनाक है। वह उसके पास धीरे से जाकर कहती है, एबी क्या तुम थोड़ा चल सकती हो? एबी हाँ में जवाब देती है। यहाँ पर हम उसी राजकुमार को देखते हैं जो कहता है, क्या मैं मदद कर सकता हूँ? ये कहते हुए वो अंदर आता है और बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है। एबी कहती है, नहीं शुक्रिया, ये कहते हुए जाने लगती है। राजकुमार कहता है, वह कितनी ठंड है। वो एबी को लेकर बाहर आती है तो कॉर्निया उन दोनों को देखती है। वो चौंक जाती है और मन ही मन सोचती है, वाह लड़की, मैं उस नौकरानी का इस्तेमाल करने के बारे में सोच रही थी। नहीं, इसके अलावा अनिसमा को अभी तक टावर पर वापस क्यों नहीं भेजा गया? वो घबरा रही होती है अपने अंदर की जलन से और हंसती झूठी मुस्कान के साथ कहती है, अनिसमा, वह नौकरानी बीमार है ना? आपको उसे आराम करने देना होगा। यहाँ पर अनिसमा अपने उन डायमंड्स को फेंकती है जो पहले नीली थी अब काली हो चुकी है, जिन्हें देखकर कॉर्नेरिया चौंक जाती है। अनिसमा हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है, नहीं कॉर्नेरिया, अब डॉक्टर और दवा की जरूरत नहीं है। जिससे कॉर्नेरिया शॉक्ड, वो चौंक कर देखती है, घबराती हुई सोचती है, उसने नौकरानी को ठीक करने के लिए एक वामरीन रत्न का इस्तेमाल किया। अगर वह इसका इस्तेमाल करे तो सीरियस बीमारी भी ठीक हो सकती है। क्या उससे भी ज़्यादा? अनिसमा को जल्दी से टावर पर वापस लौटना होगा क्योंकि वह इंसान भी अभी हवेली में है, यानी कि वह राजकुमार। वो फिर कहती है, अनिसमा, आपको टावर पर वापस जाना होगा। तुम्हें नियम नहीं तोड़ना चाहिए। आप कब तक वहाँ खड़े रहेंगे? अनिसमा कहती है कॉर्निया से, तुम एक उपद्रव हो। यह बात सुनकर कॉर्नेलिया घबरा जाती है। मन ही मन कहती है, उसका क्या मतलब है? यह जरूर से कल ठीक काम कर रहा था। अनिसमा आज अजीब है। तभी वह राजकुमार भी वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर कॉर्नेलिया मीठी मीठी आवाज में कहती है, लॉर्ड जशा, नौकरानी से मिलने के बाद मैं तुरंत ही आपसे मिलने जा रही थी।
वो दौड़कर उसके करीब जाती है। तुम यहाँ कैसे आए? मगर राजकुमार उसे इग्नोर करते हुए कहता है, मैं टहल रहा था और थोड़ा भटक गया। तो यह ऐसा ही है। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं आपको मार के दर्शन दे सकती हूँ, कॉर्नेलिया मुस्कुराते हुए कहती है। मगर राजकुमार इसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है। लेकिन मुझे खुशी है कि मैं खो गया। उसे ऐसा करता देख कॉर्नेलिया शॉक हो जाती है। उसके चेहरे पर पसीना आने लगता है। वो देखती है कि राजकुमार आगे बढ़ता है और कहता है, देर से परिचय के लिए माफ करना। मुझे लगता है कि हम पहली बार मिले हैं। मैं जाशा बल्दमिस्ट हूँ। वो अनिसमा की ओर बढ़ता है और कहता है कि आप शायद लेडी कॉर्नेलिया की जुआ बहन लेडी इंग्रिड है। जवाब में अनिसमा कहती है, आपको याद है मरी हुई बेटी का नाम इतना अच्छा है। राजकुमार हंसते हुए, मैं आभूषण युक्त आंसुओं में विश्वास करता हूँ। हालांकि अगर लेडी कॉर्नेलिया के समान चेहरे और रत्न जड़ित आंखों वाला कोई बच्चा हो, मुझे नहीं लगता है कि मैं इसमें गलती कर सकता हूँ। उनकी बातें सुनकर कॉर्नेलिया मन ही मन जलन के मारे मर रही होती है। अरे अरे, लॉर्ड जशा, भले ही मैं यहाँ हूँ। वो दौड़ कर जाती है, अनीसमा को पकड़ते हुए कहती है, ओ अनीसमा है, वह एक नाजुक इंसान है, इसीलिए वह हवेली से बाहर नहीं जा सकती। एक मेड तभी दौड़ते हुए आती है और पुकारती है, लेडी कॉर्नेलिया, लेडी आई इंग्रिड। तो अनीसमा पूछती है, कुछ गड़बड़ है क्या? वो नौकरानी कहती है, मास्टर बुला रहे हैं, प्लीज जल्दी से जल्दी आए। इस बात पर कॉर्नेलिया बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। वो अपने हाथ की उंगलियां दांतों से चबाते हुए मन ही मन कहती है, इतनी देर हो गई, वह क्या कर रहा था? क्या होगा अगर लॉर्ड जाशा को पता चल जाए कि सुंदर गहने बहन के आंसू है? हम चमकते हुए डायमंड को देख पाते हैं। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ती है। अगर ऐसा हुआ तो मुझे पिताजी से इस बारे में कुछ करने के लिए कहना पड़ेगा, मन ही मन कहती है। और ऊपर से कहती है, पिताजी बुला रहे हैं, चलो अनिसमा। अनिसमा कहती है, आप चाहे तो जा सकते हैं, मैं जब चाहूंगी तब चली जाऊंगी। अनिसमा कॉर्निया को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ती है तो कॉर्निया हकलाते हुए कहती है, अनिसमा बहुत ही सविचारी है। वो उसे रोकते हुए कहती, मैं पिताजी को सूचित करूंगी ताकि आप जब चाहे आ सके। और फिर बड़बड़ाती है गुस्से में, सही सही, दूर। अब वह अनिसमा के आगे खड़ी हो जाती है। कृपया मुझे क्षमा करें लॉर्ड जशा। जशा कहते हैं, लेडी कॉर्नेलिया की आंखें सुंदर है, लेकिन आपके तो और भी ज्यादा है। यानी कि वो अनिसमा की तारीफ करते हैं, कहते हैं वे डायमंड के समान हैं। हालांकि ऐसा लगता है कि दोनों बहनों के बीच रिश्ते अच्छे रही हैं। क्या यह उन खूबसूरत आंखों की वजह से है? अनिसमा उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ती है और कहती है, क्या आपने यह नहीं सीखा कि किसी दूसरे के पारिवारिक मामलों में दखल देना अशिष्ट है? जैसा कहते हैं, सबसे पहले तो उपचार पहले से ही बहुत अलग है। हवेली में घूमना कैसा लगता है, और जब आप किसी टावर में रहते हो तो कैसा लगता है? अनिसमा मन ही मन सोचती है। वह चुप कर सुन रहा था। फिर वो कहती है, आपका ट्यूटर इतना अयोग्य कैसे हो सकता है? जाशा जवाब देते हैं, हाँ, किसी भी जादुई क्षमता के बिना वह अक्षम था। लेकिन आपके लिए मेरी हवेली यहाँ से ज्यादा आरामदायक हो सकती है। आप क्या सोचते हैं? वो अपने प्रस्ताव आगे रखते हैं और कहते हैं, क्या आप वाल्डस चिमिडर्ट हाउस में अतिथि के रूप में आना चाहेंगे? अनिसमा सोचती है, वाल्डमेस्ट परिवार, हाँ। फिर उसे याद आता है जेल में वो लड़का उससे मिलने गया था। वो कहती है, ठीक है, लेकिन मैं जब चाहूंगी तब जाऊंगी। जशा मुस्कुराते हुए, ओह, वही जवाब जो पहले था। अनिसमा एवी से कहती है, चलो चले। एवी, हाँ माई लेडी। जाते हुए अनिसमा कहती है, मुझे आपके घर लौटने की तैयारी शुरू करनी है। एवी पूछती है, लेकिन मास्टर ने बुलाया। वो एवी को पकड़ते हुए कहती है, मैं बस इसके पीछे जा सकती हूँ। वो पीछे पलटते हुए सोचती है, इसके अलावा अगर आप वहाँ उनका अनुसरण करते हैं, मैं मर जाऊंगी। सुनकर होता है और हम अनिसमा और कॉर्निया के पिता को देखते हैं, जो कहते हैं, क्या आपको एहसास भी है कि आपने क्या किया है? एवी की तैयारी शुरू करने के बाद मैं अपने पिता से मिलने गई। बीमार नौकरानी से मिलने जा रही हूँ। क्या यह सचमुच निंदा का कारण है? पिता कहते हैं, नहीं,
क्या यह सच है? क्या आपने अपने गहनों का इस्तेमाल करके कॉर्नेलिया को चोट पहुंचाने का कोशिश किया? अनिसमा मन ही मन, जहाँ तक मुझे याद है मैं हमेशा से उन आँखों से डर लगता था। फिर भी जब मैं बच्ची थी, मैं चाहती थी कि वह मुझे भी उतना ही प्यार करे कॉर्नेलिया को करता है। बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ कॉर्नेलिया फूल उगाती है और बहुत ज़्यादा खुश दिख रही होती है और उसके साथ उसके माता पिता भी मौजूद है। बस हमारी अनिसमा कमरे के अंदर से देख रही होती है क्या पापा को फूल पसंद है। वो गार्डन में जाती है और एक फाउंटेन के पास बैठती है। सुबह से शाम हो जाती है। आखिर में वो एक फ्लावर क्राउन बनाती है, कहती है यह ख़त्म हो गया। पिताजी इस बात से ज़रूर ही मुझसे खुश होंगे। वो खुशी से जाकर पुकारती है पिता और उस क्राउन को दिखाते हुए कहती है एक तोहफा पिताजी। मगर उसके पिता भड़क जाते हैं और कहते हैं कि आपने बिना अनुमति के बगीचे से ये फूल तोड़े हैं। जिससे वो रोने लगती है और माफ़ी मांगती है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने सोचा था कि इससे आप खुश हो जाएंगे पिताजी, इसीलिए मुझे माफ़ कर दो, मैं दुखी हूँ। वह बटलर को बुलाते हैं और कहते हैं गहने इकट्ठा करे। बटलर हाँ में जवाब देता है। वो एक कमरे में खड़ी होती है जहाँ कोई नहीं। वो रो रही होती है और डायमंड्स गिर रहे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। वर्तमान में वो सोचती है हालांकि अब मैं पूरी तरह से समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं उसके प्यार के लिए इतना बेताब क्यों थी। पिता उसे सोचता हुआ देख चिल्ला कर कहते हैं मुझे जवाब दो इंग्रेड। वह सर झुका लेती है, फिर कहती है यह होगा, लगता है कुछ गलतफहमी हुई है। मैंने तो बस उन लोगों के प्रति प्रतिरोध का एक छोटा सा प्रदर्शन किया जिन्होंने मुझे धमकी दी थी। मैंने कॉर्नर या किसी और को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। कुछ देर बाद चिल्लाकर कहते हैं क्या तुम मुझसे बात करने की हिम्मत करोगे? वो उठ खड़ा होता है। देखो तुम्हारी बहन कितनी डरी हुई है। अनिसमा जवाब देती है डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कॉर्नेलिया, क्योंकि यह सब आपकी ओर से हुई गलतफहमी मात्र है। पिता फिर से भड़क जाते हैं, आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? कॉर्नेलिया पिता को समझाती है पिताजी कृपया अनिसमा पर ज़्यादा गुस्सा मत होइए। पिता यहाँ पर रुक जाते हैं, लेकिन कॉर्नेलिया अपने पिता को समझाते हुए कहती है उसे बाहर आए हुए बहुत समय हो गया है, वह ज़रूर ही परेशान होगी। क्या आप प्लीज़ उसे तुरंत टावर पर वापस भेज देंगे? उसकी बात पर पिता सहमति जताते हुए कहते हैं कॉर्नेलिया तुम कितने दयालु बच्चे हो। यहाँ पर हमारी अनिसमा इरिटेट हो रही होती है। उन दोनों बाप बेटी की प्यार देखकर पिता चिल्लाते हुए कहते हैं इंग्रिड हाउस रेंटल की एक जादूगरनी के रूप में केवल अपने परिवार की समृद्धि के बारे में सोचे। आपको बीमार नौकरानियों से मिलने के लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कुछ ना कहकर चुप रहती है और याद करती है जब उसके पिता ने कहा था हाउस रेंटल की समृद्धि आपके कंधों पर सवार है। वो वर्तमान में कहती है आप मुझे नीचे देखते हुए आदेश क्यों दे रहे हैं? उसकी होठों पे मुस्कुराहट होती है। पिता गुस्से में क्या कहा आपने? रत्नों की बूंदें पीढ़ी दर पीढ़ी रेंटल परिवार की महिलाओं तक पहुंचती है। सच में समृद्धि मेरे पास है। आखिरकार कॉर्निया के आंसू नीरस है और बहुत कम मूल्यवान है। जिसे कॉर्निया तो यह चौंक जाती है और अपने पिता की आस्तीन खींचती है। अनिसमा आगे कहते हैं इस सिचुएशन में पिताजी मुझे आदेश देने के बजाय क्या यह ठीक नहीं होगा कि आप पहले माफ़ी मांगे और फिर अनुरोध करें? जिससे पिता यहाँ पर फिर से भड़क जाते हैं। अनिसमा आगे कहती है अगर आप ऐसा करने में असमर्थ है तो शायद मैं यह घर छोड़ दूँ। उसकी बातों से पिता फिर से भड़क जाते हैं, क्या आपको पता है कि आप क्या बचा रहे हैं? अनिसमा जवाब देती है सचमुच आखिरकार अब तक मैं अपने दायित्व को पूरी तरह से पूरा करती रही हूँ। वह उनकी तरफ गहरी निगाहों से देखती है। बाहर हम उस राजकुमार को एक गार्ड के साथ आते हुए देखते हैं जो उनकी बातों को बाहर से सुनता है। पिता कहते हैं मानो मैं इसकी अनुमति दूंगा। अनिसमा कहती है क्या आपकी अनुमति ज़रूरी है पिताजी? पिता चिल्लाते हैं बिल्कुल, मैं इस घर का मुखिया हूँ। राजकुमार वह जाता है और कहता है बीच में बोलने के लिए मुझे माफ़ करे।
उसे देखकर पिता हैरान होकर पूछते हैं, मुझे याद नहीं कि मैंने आपकी उपस्थिति का अनुरोध किया था। यहाँ पर कॉर्नेलिया ब्लश करते हुए कहती है, जशा। जशा झुकते हुए अभिवादन करती है और फिर कहते, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, हालांकि जिस समय का मुझे वादा किया गया था वह बहुत पहले ही बीत चुका है। आप देखिए, आपकी आवाज़ दरवाजे के बाहर से भी साफ सुनाई दे रही थी, तो मैं सुनने से खुद को रोक नहीं सका। कहते हैं, मेरी गुस्ताखी को माफ़ करें, लेकिन मैं एक प्रस्ताव बनाना चाहता हूँ। पिता कहता है, एक प्रपोजल? वो आगे कहता है, मैं चाहूँगा मिस इंग्रिड को हाउस वाल्डिमेस्ट में रहने के लिए आमंत्रित करे। यह मेरा प्रपोजल है। ये सुनकर बाप बेटी दोनों ही शॉक हो जाते हैं। अनिसमा पलट कर झांसा की तरफ देखती हैं। झांसा आगे कहते हैं, मैं मिस इंग्रिड को हाउस वाल्डिमेस्ट में रहने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। जिसे दोनों बाप बेटी शौक होकर देख रहे होते हैं। अनिसमा चुप रहती है। फिर पिता कहते हैं, लॉर्ड जासा, मुझे बहुत दुख है। ऐसा लगता है कि इंग्रैड ने यह बात आप पर थोपी है। मैं आपके घर जाना चाहता हूँ या ऐसी ही कुछ। उसने जरूर हंगामा किया होगा, है ना? यह लड़की हमेशा, जब भी वह किसी बात पर अपना मन बना लेती है तो वह किसी की भी बात सुनने से इनकार कर देती है। यह सचमुच बहुत परेशान करने वाली बात है। तभी लॉर्ड जाशा कहते हैं, उसने ऐसा नहीं किया। जिससे पिता शौक हो जाते हैं। जाशा मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये थॉट पहले से ही मेरा अपना है। सच में मिस इंग्रिड ने कहा कि उन्हें आपकी अनुमति लेनी होगी। वह एक अच्छी और अद्भुत महिला है। वो इंग्रिड की तरफ देखते हैं। कॉर्नेलिया करते हुए अपने पिता को संकेत देती है, तो पिता कहते हैं, क्या आप पिंक डायमंड को जेब से निकालते हुए दिखाते हैं और कहते हैं, समझे कि यह क्या है, आप यही कह रहे हैं। वो डायमंड को शो ऑफ करते हुए दिखाते हैं और कहते हैं, इंग्रिड इस हवेली में काफ़ी संतुष्ट जिंदगी जी रही है। उसे कहीं और जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जाशा कहते हैं, और अभी तक मिस इंग्रिड कुछ हद तक हताश लग रही है। जिस पर पिता गुस्से में कहते हैं, वह क्या था? जाशा थोड़ा मुस्कुराते हैं और फिर कहते हैं, वैसे आप कैसे समझाएंगे कि वह जिंदा है? जिसे पिता भड़क जाते हैं और कहते हैं, क्या? जाशा कहते हैं, मिस इंग्रिड एक जादूगरनी है और वह भी एक असाधारण बात है। जिस पर यहाँ हम कॉर्नेलिया को हम देख पाते हैं, जो गुस्से में अपनी उंगली चबा रही होती है। जाशा कहते हैं, फिर भी किसी कारण से उनका नाम देश की जादूगरों की सूची में दर्ज नहीं है। पिता कुछ नहीं कहते हुए चुप रहते हैं, फिर अपनी मुट्ठी कसते हुए कहते हैं, ओनिसामा की पिता लॉर्ड जासा से कहते हैं, वह पंजीकृत थी, तथापि रत्न बुंदों के जादूगरों के पास हमेशा से ही अंतहीन व्यक्तित्व रहे हैं। घर के मुखिया के रूप में और एक पिता के रूप में अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मन ही मन अनिसमा सोचती है, कितना बेशर्म है। फिर उसे याद आता है जब उसके पिता और बहन उसकी मजाक उड़ाते हैं और वो रो रही होती है। वह सरासर झूठ बोलते हुए भी आसानी से मुस्कुरा देता है। जादूगरों की सूची। अनिसमा के पिता लॉर्ड जासा से कहते हैं, और यदि आप हाउस रेंटल के साथ अपने सौहार्दपूर्ण संबंध जारी रखना चाहते हैं, आप हमारे व्यापार में अपनी नाक नहीं घुसाएंगे। कॉर्नेलिया बीच में कहती है, लॉर्ड जासा। वो बहुत ज़्यादा मुस्कुराती है और बहुत ज़्यादा क्यूट बनने की कोशिश करती है और आगे बढ़ते हुए लॉर्ड जासा से कॉर्नेलिया कहती है, मुझे किसी भी समय आपसे मिलने में खुशी होगी। मगर लॉर्ड जासा उसकी बातें नहीं सुन रही होती है और अपने हाथ से आगे की ज्वाला भड़का देते हैं, जिससे कॉर्नेलिया डर जाती है। लॉर्ड जासा कॉर्नेलिया की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हैं और फिर कहते हैं, मैं समझता हूँ कि इतनी कम संख्या में साथी जादूगरों के रूप में संबंधों को गहरा करना लाभदायक होगा। कॉर्नेलिया सिर्फ आह बढ़ती है। लॉर्ड लॉर्ड जासा आगे बढ़ते हैं और अनिसमा के हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, मिस इंग्रिड। वह अनिसमा से कहते हैं, क्या आप मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेंगे? अनिसमा कुछ देर तक लॉर्ड जासा की तरफ देखती है। उन्हें हाथ पकड़े हुए देख कॉर्नेलिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी उंगली चबाती है।
यहाँ पर कुछ देर के लिए सन्नाटा छाया होता है। पिता, जिनकी चेस्ट पर एक नीले रंग का गोल्ड डायमंड लगा होता है। अनिसमा उनकी उस डायमंड पर गौर से देखती है, पलकें झपकाती है और सांस छोड़ती है और लॉर्ड जासा की हाथ छोड़ देती है और लॉर्ड जासा से कहती है, अगर पिताजी ने यही निर्णय लिया है तब इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती। काफ़ी समय हो गया है जब मैंने किसी से इतनी बातें की थी और इससे मैं थक गई हूँ। और वो माफ़ी चाहती है और कहती है, मैं विदा लेती हूँ। वो लॉर्ड जासा कॉर्नेलिया और अपने पिता से यह कहते हुए जाने लगती है। लॉर्ड जासा बस आह भरते हैं और कहते हैं, क्या ऐसा है? वो जाने लगती है, जिसे देखकर कॉर्नेलिया मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश होती है। अनिसमा दरवाजे तक पहुंचती है, उसके होठों पे मुस्कुराहट होती है। वो खुद से कहती है, उतने समय के लिए वह है। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाती है। सिनकट होता है और हम भविष्य देखने वाले उसी राजकुमार पर आते हैं जो चाय पी रहा होता है और सोच रहा होता है, यह घटनाक्रम क्या है। वो मुस्कुरा कर चाय पी रहा होता है। टावर छोड़ते हुए 1 सप्ताह बीत चुका है। हम एवी और अनिसमा को बग्गी के सामने खड़े देख पाते हैं। एवी अनिसमा से पूछती है, लेडी इंग्रिड, क्या मेरे लिए इस पर सवारी करना सचमुच ठीक है? अनिसमा एवी से कहती है, मैंने पहले ही अपना मन बना लिया है तुम्हें वापस घर भेजने के लिए। हम चमकते हुए बग्गी को देख पाते हैं। अब जल्दी करो और आगे बढ़ो। अनिसमा एबी से कहती है, मगर एबी थोड़ी दुखी लग रही होती है। एबी बग्गी में बैठती है और कहती है, वाह, कुर्सी कितनी मुलायम है और बहुत ज़्यादा खुश दिख रही होती है। अनिसमा एबी के पास बढ़ती है और कहती है, अपना ख्याल रखना, ठीक है? एबी खुशी के साथ अनिसमा से कहती है, बिल्कुल, धन्यवाद लेडी इंग्रीड। हम अनिसमा को बहुत ज़्यादा खुश और देखते हैं जो कि मुस्कुरा रही होती है, जिसे देखकर एबी खुद को रोक नहीं पाती और अनिसमा के हाथ पकड़ते हुए कहती है, लेकिन लेडी इंग्रिड, आपका शुक्रिया। अब से आप क्या करने जा रहे हैं? वो पूछती है। अनिसमा मुस्कुराती है और एबी को जवाब देती है, मैं इंतजार करने जा रही हूँ। एबी शौक हो जाती है अनिसमा की यह बात सुनकर। वो कहती है, हाँ, सही समय आने पर। इसके बाद हम देख पाते हैं कि अनिसमा कुर्सी पर बैठी है और वो कोई भी किताब पढ़ रही होती है। अचानक उसकी नज़र किसी चीज़ पर जाती है तो वह अपनी किताब बंद कर देती है और ऊपर देखते हुए सोचती है, मैंने उसे गहने दिए ताकि वह अपनी बहन के साथ खुशी से रह सके। वह अपनी आंखें बंद कर लेती है और सोचती है, अभी भी समय है। वो जाने लगती है और एक नौकरानी से टकराती है और कहती है, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। नौकरानी हैरान हो जाती है और पूछने की कोशिश करती है, लेडी इंग्रिड, मगर वह उसे कहती है उसके लिए कपड़े तैयार करने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी जो अनिसमा होती है वह नीली ड्रेस में बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रही होती है। मुझे अपने कपड़े में ज़्यादा आरामदायक महसूस होता है। रात का समय होता है, चांद रात चमक रहा है और अनिसमा हौडी पहन कर कहीं जा रही होती है। जाते हुए वो सोचती है, यह पहली बार है मैंने बेकार की सैर की है और रात में सड़क देख रही हूँ। वो मोड़ती है और अचानक वो हॉट बैलून देखकर शौक रह जाती है। वो धीरे से आगे बढ़ती है और मन ही मन सोचती है, कॉर्नेलिया ने पिता के साथ सवारी करने के बारे में क्या शौखी बगारी। उसे याद आता है जब वो छोटी थी, कॉर्नेलिया उसके पास आई और वो दुखी दिख रही थी। एक तैरता हुआ बहन जो जादू का उपयोग करती है, यानी कि कॉर्नेलिया बैलून उड़ा सकती है। उसके माता पिता उसके साथ होते हैं। उसे ये सीन याद आता है। वो धीरे से बग्गी की ओर बढ़ती है और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, मगर यह बंद होता है। वो निराश दिख रही होती है। उसे फिर से एक पुराना ख्याल याद आता है, जहाँ वो दरवाज़ा खोलने के लिए चिल्ला रही होती है और विनती कर रही होती है। उसे अंदर बंद करके रखा गया होता है। मैं ठीक से रोऊंगी, मैं एक अच्छी लड़की बनूंगी, इसलिए मुझे बंद मत करना। कृपया इसे खोलिए पिताजी, कॉर्नेलिया प्लीज़। उसकी आंखों में बहुत सारा आंसू होता है। ये उसका बचपन का सीन होता है। वर्तमान में वो आती है, मुझे कुछ अप्रिय याद आया। वो उस बग्गी से अपना हाथ हटा लेती है, तभी कोई चाबी लेकर आगे बढ़ता है। वो उसकी तरफ पहले तो वो चौंकती है और फिर मुड़ कर देखती है। यह वही इंसान है जो भविष्य देख सकता है। वह उसकी तरफ झोंक कर देखता है और फिर जवाब देता है, आप इसे बिना चाबी के नहीं खोल सकते। यह पूछती है, क्या आप इसके प्रबंधक हैं?
वो लड़का जवाब देता है ऐसा ही कुछ। फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है। अनिसमा मन ही मन सोचती है यह इंसान। वो आदमी शौक होकर पूछता है क्या आप अंदर नहीं जा रहे हैं। अनिसमा कुछ न कहते हुए सोचती है मैं तैरते जहाज पर सवार होना चाहती हूँ। वो उसके हाथ पर हाथ रखती है और अंदर बैठ जाती है। फिर वो तीखी निगाहों से बस उसे ही घूर रही होती है, मगर जब वो लड़का उसकी तरफ देखता है तो वो चौंक जाती है और अपनी नज़रें उसकी तरफ से फेर लेती है। फिर वो चांदनी रात को गौर से देखती है और सोचती है मीनार से देखा गया चांद जब वो बंद थी और यहाँ से चांद देखता है उतने ही खूबसूरत। वो बहुत ज़्यादा अच्छा फील करती है, लेकिन यह पहली बार है कि आसमान इतना बड़ा दिख रहा है। उसकी आंखों में तैरता हुआ बलून घर के ऊपर से जाने लगता है और अनिसमा की आंखों में धीरे धीरे आंसू आ रहे होते हैं। एक आंसू टुक करके उसकी आंखों से गिरती है। वो डायमंड गिरने ही वाला होता है, मगर वो पकड़ लेती है और खुद से कहती है ऐसे समय में कैसे रो सकती हूँ। तभी वो लड़का उसे रुमाल देता है। वो पलटती है और देखती है कि वह तो उसकी तरफ नहीं देख रहा, मगर उसे रुमाल दिए बैठा हुआ है। वो रुमाल लेते हुए सोचती है वह कुछ नहीं कह रहा है। वो कुछ देर के लिए चुप हो जाती है और बस चांद को देखती है। इस बार आंखें मूंद लेती है। मैं इस चक्र में मैं इस चक्र से आज़ाद हो जाऊंगी। कुछ देर चलने के बाद बैलून अपनी जगह पर आकर नीचे उतरता है और लड़का अनिसमा को अपना हाथ दिए हुए खड़ा होता है, मगर अनिसमा उसे इग्नोर करते हुए नीचे उतर जाती है और कहती है माफ़ करना। लड़का उसे जाते हुए बस देख रहा होता है। इसके बाद वह लड़का अपनी आंखों की शक्ति को इस्तेमाल करता है और कुछ देख पाता है। चांद रात होता है और टावर का सीन दिखाया जाता है जहां अनिसमा सो रही होती है। तभी कोई उस टावर के ऊपर बैठा है जिसके हाथों में नीली डायमंड होती है। अचानक आवाज होती है जिससे अनिसमा की आंखें खुल जाती है। वो सोचती है आज रात है। बाहर चांद चमक रहा होता है और अंदर कोई लड़की होती है जो कि नीली बालों वाली होती है, जो मन ही मन कहती है उसकी उसकी लेडी ज्वेल्ड आंसू वहां पर है। वो एक चुटकी बजाती है, फिर वहां से गायब हो जाती है और टावर की दरवाजे तक पहुंच जाती है। फिर वो मुस्कुराते हुए सोचती है भोली राजकुमारी यहाँ सो रही है। फिर उसकी आंखें थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि अनिसमा उसके सामने खड़ी सवाल कर रही होती है क्या रात में बुराई करने के लिए बहुत उज्जवल नहीं है। गैस्पर, उस लड़की का नाम गैस्पर होता है। जैसे ही अनिसमा उसका नाम पुकारती है तो वो शौक हो जाती है। अनिसमा उसे डराते हुए कहती है हिला मत। उसके हाथ में वही काली डायमंड होती है। गैस्पर अपना हाथ ऊपर उठाते हुए कहती है मैं नहीं करूँगी। लेकिन मुझे हैरानी है कि आपका यह कैसे पता चला। अनिसमा गैस्पर को जवाब देती है यह अनुभव मेरे अंदर है। मिस गैस्पर, सदी का सबसे बड़ा प्रेत चोर। क्या यह आप नहीं है? मैं इस इंसान से मिला जो जादूगर होने के बावजूद खुद को प्रेत चोर कहता है। जहाँ गैस्पर के आने पर अनिसमा शौक हुई होती है। यह 8वीं बार था जब मैं समय में पीछे जा रही थी। अनिसमा रोते हुए कहती है मत आओ। गैस्पर अनिसमा को कहती है अब इतना डरो मत, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी। अनिसमा फिर भी डरी हुई होती है मत आओ मत आओ। गैस्पर अनिसमा को डरते हुए देखकर समझाती है खैर मैं ऐसे इंसान पर भी भरोसा नहीं करूंगी जो कहीं से आ गया हो। उसकी बातों से अनिसमा और ज्यादा डर जाती है और डरते हुए चिल्लाती है मत आओ। इस डर के साथ उसकी आंखों से एक लाल मोती गिरती है। देखते ही देखते जमीन पर बहुत सारे डायमंड बिखर जाती है जिससे गैस पर की आंखें बड़ी हो जाती हैं। गैस पर जमीन पर बैठती है, डायमंड को हाथ में लेते हुए सोचती है मैंने पहले भी कुछ अफवाहें सुनी थी, लेकिन यह सच में एक अद्भुत क्षमता है। फिर भी आप बहुत डरे हुए हैं। मुझे लगता है कि इस टावर में कैद होने के बाद यह अनुचित नहीं है और इसे लंबे समय तक बाहरी दुनिया से कटे रहना। गैस पर उस डायमंड को अपनी जेब में रखती है और कहती है अभी अभी यहाँ मत रुको, चलो एक साथ बाहरी दुनिया में चले। अनिसमा उसकी तरफ रोते हुए देखती है। बेशक यह कोई बुरा प्रपोजल नहीं था, लेकिन 7वीं बार अतीत में जाते हुए पहली बार जब मैं बाहर गई, मैं मैं भी वहाँ एक भयानक मौत मर गई। कॉर्नेलिया बहुत ही दुष्ट थी। गैस्पर अनिसमा से कहती है मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी।
अनिसमा वहां पर फिर भी रो रही होती है और कहती है मत आओ, प्लीज मेरे सामने फिर कभी मत आना। गैस्पर आह भरती और कहती है समझी, मैं फिर कभी माई लेडी के सामने नहीं आऊंगी, मैं वादा करती हूँ। और उसे यह कहते हुए अनिसमा देखती है। गैस्पर अनिसमा को कहती है कि अपना ख्याल रखना। ये कहते हुए वहां से चली जाती है। अपना ध्यान रखना, वे महज खोखले शब्द थे। आखिरकार उस समय भी मुझे मार दिया गया था। अगर मेरा अस्तित्व जरा सा प्रकाश में आ जाए, मुझे पता था कि वह फिर आई। गैस्पर अनिसमा से कहती है, मुझे उस डरावने चेहरे से मत घूरो। मैं समझ गई, यह मेरा नुकसान है। तो आप क्या करेंगे? या क्या मुझे सूर्यास्त देखने का मौका दिए बिना ही सिर कट दिया जाएगा? गैस्पर की बातें सुनकर अनिसिमा शॉक हो जाती है और कहती है, क्या वह आपको चाहिए? गैस्पर जवाब देती है, बिल्कुल नहीं। यदि आप इसे अनदेखा करेंगे तो मैं कुछ भी करूंगी। गैस्पर की बातें सुनकर अनिसमा कहती है, क्या आप अपने वादे निभाते हैं? गैस्पर एक स्माइल के साथ अनिसमा के सामने घुटने टेक देती है और कहती है, बेशक मैं। अनिसमा गैस्पर से कहती है, आप जितने चाहे उतने डायमंड ले सकते हैं, बजाय मैं चाहती हूँ कि आप बस एक ही काम करें। सिनकट होता है और हम अनिसमा के पिता और उसकी बहन कॉर्नेरिया को देख पाते हैं, जहाँ अनिसमा के पिता डरते हुए अंदर आते हैं। कॉर्नेरिया अपने पिता को गुड मॉर्निंग कहती है। कॉर्नेरिया अपने पिता की डरे हुए चेहरे को देखते हुए सवाल करती है, पिताजी अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है? तभी उनके पीछे से चलती हुई हम अनिसमा आती है और कहती है, गुड मॉर्निंग पिताजी। अनिसमा की गुड मॉर्निंग सुनते ही अनिसमा के पिता थोड़े डरे हुए दिख रहे होते हैं। अनिसमा मुस्कुराते हुए कहती है, क्या आपको अच्छी नींद आई? अनिसमा की इस बात से उसके पिता और भी घबरा जाते हैं और पीछे पलटकर उसका नाम पुकारते हैं, इंग्रिड। यहाँ पर अनिसमा अपने पिता की उसी डायमंड को दिखाती हैं, जिसे देखकर पिता फिर से शॉक हो जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, आपके पास यह क्यों है? अनिसमा मुस्कुराते हुए अपने पिता को जवाब देती है, मैं सुबह उठी और वह वही था। चांदनी रात और हम गैस्पर को देखते हैं, जो कि अनिसमा की उसी टावर पर बैठे हुए खुद ही से बड़बड़ा रही होती है, मुझसे वह नीलम चुराने का कोशिश करके आप क्या प्लानिंग बना रहे हैं? अनिसमा और गैस्पर की थोड़ी देर पहले चली गई बातों को दिखाया जाता है, जहां अनिसमा गैस्पर से कह रही होती है, वह नीलम मेरी दादी का ला मेरी दादी का अंतिम आंसू। गैस्पर अनिसमा से पूछती है, एक स्मृति चिन्ह? जिस पर अनिसमा हाँ में जवाब देती है और बताती है क्योंकि यह उसकी मौत का आंसू है। रंडल परिवार के जादूगर एक विशेष शक्ति निवास करती है, दुर्भावनापूर्ण जादू को दूर करने में सक्षम होना। यह दादी के आखिरी आंसू की ताकत है। एक बार उस डायमंड के कारण मेरी जान चली गई थी। दिखाया जाता है जहां अनी समझ जा रही होती है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं और उसकी जो डायमंड होते हैं वो नीली रंग से बदलकर काली हो गई होती है। मैं अपनी बार बार होने वाली मौतों से घबरा गई, लेकिन केवल एक बार। फिर मार डाला। कॉर्नेरिया और उसके आसपास के सभी नौकर जो घबराए हुए होते हैं और हम देखते हैं अनिसमा पूरे टावर को अपनी डायमंड की शक्ति से धूल में मिला रही है। मैं चाहती हूँ कि यह सब खत्म हो जाए। बस यही सोचते हुए वो चली जा रही होती है। अपने पिता के पास पहुंचती है और उन्हें मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पास मौजूद वो डायमंड उसे ऐसा करने नहीं देती। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकी क्योंकि उस नीलम ने मुझे रोक दिया था। उस समय कॉर्नेरिया की मौत के अपराध में क्या मुझे अभी अभी फांसी दी गई थी? अनिसमा गैस्पर से कहती है, जब तक वह नीलम पिता के हाथ में है मैं हमेशा के लिए यही फंस जाऊंगी। अनिसमा की बातें सुनकर गैस्पर कहती है, मैं देख रही हूँ यह ऐसा ही है। फिर गैस्पर अनिसमा से कहती है, खैर इसे मुझ पर छोड़ दो। गैस्पर पर वो एक मुस्कुराहट पास करती है, आंख मारते हुए कहती है, सदी का सबसे बड़ा प्रेत चोर। यह सुनकर अनिसमा मन ही मन कहती है, क्या यह ठीक रहेगा? हम फिर से वही लौट आते हैं जहां अनिसमा अपने पिता को धमका रही होती है। उसके हाथ में वह डायमंड होती है और उसके चेहरे में मुस्कुराहट होती है। उसके पिता घबराए हुए होते हैं। फिर वो खांसते हैं और कहते हैं, माफ करें, आपको इसे यहाँ लाना पड़ा। वो अपने पिता से पूछती है, क्या पिताजी इसे जानते हैं? यह नीलम प्रकाश से क्षीण हो जाता है।
अनिसमा के पिता अनिसमा से उस डायमंड को मांगते हुए कहते हैं, इंग्रिड, यह मेरे लिए बहुत कीमती है। खिलवाड़ बंद करो, इसे अभी लौटा दो। अपने पिता की बातें सुनकर अनिसमा जवाब देती है, दादी के निधन के बाद इसे पिताजी इसे पहनते आ रहे हैं। जरूर से यह बहुत कमजोर और नाजुक है ना? वह एक मोमबत्ती स्टैंड उठाती है, जिसे देखकर उसके पिता शौक होकर अनिसमा को रोकते हुए कहते हैं, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? अनिसमा देखते ही देखते मोमबत्ती स्टैंड से उस डायमंड पर एक जोरदार वार करती है, जिससे वह डायमंड टुकड़ों में बिखर जाता है और अनिसमा के पिता शौक में चले जाते हैं। वह डायमंड बिखर कर अनिसमा के कदमों पर गिरता है, जहां उसके पिता भी बैठ जाते हैं और हैरानी के साथ कहते हैं, आप क्या कर रहे हो? वो चिल्लाकर कहते हैं, क्या आपको लगता है कि आप इससे बच सकते हैं? उनके हाथों में वो डायमंड होता है। अनिसमा उन 2 डायमंडों को अपने 2 हाथों में लेती है, एक हाथ में काला और एक हाथ में नीला। उन दोनों के एक साथ लगाती है। उन दोनों को एक साथ करीब लाती है तो जो उसके पिता की डायमंड होती है वो राख में बदल जाती है, जो देखकर उसके पिता शॉक में होते हैं और बस उसे ही घूर रहे होते हैं। घबराते हुए वो पीछे खिसकते हैं। कॉर्नेलिया अपने पिता को डरते हुए देखकर जल्दी से उनके पास आती है और पुकारती है, पिता शांत हो जाओ पिताजी। अपने पिता को संभालती है। अनीसा चिल्लाकर कहती है, पिता। पिता फिर से शॉक हो जाते हैं। वो कहती है, फिलहाल मुझे लगता है कि मैं जाऊंगी अपने सेहत ठीक करने के लिए हाउस वेलिस्टम की हवेली पर जाए। कॉर्नेलिया यहाँ पर उसकी बातें सुनकर शौक होती है। अनीसा माँ बस उनको देखती है, आंखें झपकाती है और कहती है, अब तक आपने बहुत मेहनत की है। वो अपने पिता को उस डायमंड से डराती है और कहती है, क्या यह ठीक है पिताजी? उसके पिता कुछ नहीं कहते, बस घबराए हुए होते हैं। अनिसमा उन्हें छोड़कर जाने लगती है। कॉर्नेलिया उसे जाते हुए देखती है और अपने पिता से कहती है, पिता, अनिसमा को मत जाने दो पिता। मगर वह देख पाती है कि उसके पिता बस खामोश है। वो यानी कि कॉर्नेलिया अनिसमा को पुकारते हुए दौड़कर उसके पास जाती है, उसे रोकने की कोशिश करती है और मीठी अंदाज में कहती है, अनिसमा, भले ही पिता का स्वास्थ्य अच्छी सिचुएशन में ना हो, आप नहीं जा सकते। मगर अनिसमा कॉर्नेलिया के उस डायमंड पर एक नजर डालती है। वो देखती है कि कॉर्नेलिया के होठ पर मुस्कुराहट है। वो गौर से उसे देखती है। अनिसमा कॉर्नेलिया के हाथों को झटकते हुए कहती है, मुझे यह सुनकर दुख हुआ कि आपके प्रिय पिता अब किसी काम के नहीं रहे, कॉर्नेलिया। अनिसमा की यह बातें सुनकर कॉर्नेलिया शॉक में चली जाती है और बस देखती रहती है। अनिसमा अपने रास्ते पर चली जाती है, मगर कॉर्नेलिया शॉक में ही पड़ी रहती है। और इसी के साथ हमारी ये मानवा की पार्ट खत्म होती है। मिलते हैं एपिसोड 2 में, तब तक के लिए मेरी इंतजार करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। टाटा बाय बाय।